गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। बच्चों, आज नीट और जेईई सीरीज की दूसरी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हिंदी में कहेंगे बच्चों इसे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहला नियम है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे दिया था रूसी वैज्ञानिक एसवी लोमोनोसोव ने दिया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का द्रव्यमान परस्पर बराबर होते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसमें C+O2 ये बनेगा CO2। कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु भार होता है बच्चों 12। जो परमाणु भार या अणुभार को लेंगे उसी को बच्चों ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। देखिए, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, इनके 12 ग्राम कार्बन कितने के साथ ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो O2 का अणुभार हो जाएगा 16 दूनी 32। तो कितना बनेगा? देखिए 12 + 2 × 16, तो देखिए 12 और 32 44 ग्राम। कार्बन और ऑक्सीजन का टोटल द्रव्यमान 44 ग्राम और बनी CO2 का द्रव्यमान देखिए 12 + 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। ये भी बच्चों 44 ग्राम ही हो जाएगा, 42 + 32। इस तरह से ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को देखेंगे बच्चों तो इस नियम का अवश्य फॉलो करेंगे। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं इसी को स्थिर अनुपात का नियम। इसे दिया था फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस का वैज्ञानिक था प्राउस्ट ने। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक एक या अनेक विधियों से बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें तत्वों का भार अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से बनाया जाए। एग्जाम्पल देखिए, H2O, H का परमाणु भार 1 होता है, O का परमाणु भार 16 होता है। तो देखिए इसमें H की मात्रा कहते हैं या भार कहते हैं। जो परमाणु भार है बच्चों उसी को हम ग्राम में ले लेंगे तो उसे बोलेंगे ग्राम परमाणु भार। मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 × 1 = 2। O की मात्रा कितनी होगी? O की मात्रा होगी, O का परमाणु भार होता है बच्चों 16, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। ठीक है, इसको ग्राम में ले लेंगे। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। यदि हम इनके भारों का अनुपात निकालें यानी कि H/O देखेंगे तो हो जाएगा 2/16, भाग दे देंगे 2 का तो आ जाएगा 1/8। H2O में H और O का अनुपात हमेशा 1/8 ही होता है, चाहे जल को किसी भी विधि से बनाया जाए। अब आप सोचेंगे जल को कैसे अलग अलग विधि से बना सकते हैं। तो बच्चों, जल को हम एलिमेंटल
कॉम्बिनेशन, तत्वों के संयोग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जल बना सकते हैं, तो उसमें भी H और O का जो भार अनुपात होगा, उनकी मात्राओं का अनुपात होगा 1:8 होगा। इसके अलावा H2O को हम बना सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें लवण के साथ साथ जल बनता है, उसमें भी H और O का अनुपात 1:8 ही होगा। इसके अलावा कुछ यौगिकों में हाइड्रेटेड वाटर होता है, यानी कि यौगिकों के साथ जल के अणु जुड़े होते हैं, उसको एलिमिनेट करें तब उसका देखें कंपोजिशन, तब भी H और O का अनुपात 1:8 ही आएगा। या नेचुरल वाटर है जो हम पीते हैं, नदी का, तालाब का, कहीं का भी हो, उसमें भी H और O का अनुपात 1:8 ही होगा। तो ये सिद्ध करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। इसके अलावा बाकी बहुत सारे यौगिक हैं, सभी में निश्चित होता है। CO2 कार्बन अनुपात ऑक्सीजन देखें तो 12:32 होगा। CO2 कार्बन है 12, अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 16 दूनी 32, 4 से भाग दे देंगे, 3:8, ये रेशो होगा CO2 में C और O के भार अनुपात का। तीसरा नियम है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों गुणित अनुपात का नियम। इसको दिया था ब्रिटिश साइंटिस्ट, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन। इस नियम के अनुसार दो तत्व A और B परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बना सकते हैं, तब एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के साथ एक निश्चित गुणित अनुपात में संयोग करता है। यही गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एग्जाम्पल देखिए, CO एंड CO2, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो यौगिक बना रहा है बच्चों, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें C और O का रेशो देख लेते हैं बच्चों। C का और O का रेशो देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, इसको भाग दे देंगे 4 से तो 3:4, 4 चौक 16। इधर C अनुपात O देखेंगे तो कार्बन 12 अनुपात ऑक्सीजन 16 दूनी 32, फिर भाग दे देंगे कितने से, 4 से, 4×3 12 अनुपात 4×8 32। अब देखिए बच्चों, इसमें C की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही C की मात्रा को हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं 3 ग्राम, या 12 भी ले सकते हैं, 12 है, ठीक है। 3 ग्राम इसमें है, 3 ग्राम इसमें है। एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित अनुपात में संयोग करेगी, यानी कि CO एंड CO2 में 12 ग्राम, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं या 3 ग्राम, ठीक है। ये C के साथ संयोग करने वाली O का अनुपात, देखिए क्या रेशो है, इसमें भी 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, इसमें भी 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। तो CO और CO2 में अनुपात देखेंगे 12 ग्राम या 3 ग्राम के साथ 4:8 का रेशो है। देखिए बच्चों 4:8 लिख लेंगे, या लिख सकते हैं 16:32, ये हो जाएगा, चाहे तो लिख लो 16:32, ठीक है। 16:32 लिखते हो तो फिर ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, वाली छोड़ देनी। तो भाग देंगे इसमें या करके 4:8 भी है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 16×16, 16 दूनी 32, 2 बार 1:2। तो सीधे सीधे मतलब है बच्चों 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो संयोग कर रही है, किस अनुपात में कर रही है, पहले 1 परमाणु फिर 2 परमाणु, दूनी मात्रा, इस तरह से गुणा के रूप में होगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर 1:1.5, 1.5 नहीं आएगा बच्चों, या 2.5 नहीं आएगा, पूरे पूर्णांक के रूप में आ गई।
सरल गुणित अनुपात के रूप में। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, सल्फर के यौगिक, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर है 32 ग्राम, एस अनुपात ओ देखेंगे बच्चों तो सल्फर का हो जाएगा 32 अनुपात ऑक्सीजन 16 दूनी 32, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और सल्फर का होता है परमाणु भार 32। इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 32 अनुपात ऑक्सीजन 16 × 48। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में ही 32 ग्राम 32 ग्राम सल्फर के साथ संयोग करने वाली ओ का अनुपात, ओ की मात्राओं का अनुपात क्या होगा बच्चों? देखिए 32 के ग्राम 7 संयोग करिए 32 अनुपात 48, इसको 16 से भाग दे देंगे तो 16 दूनी 32, 16 × 48, यानी कि पहले दो गुनी मात्रा थी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु संयोग कर रहे थे, 2 गुनी मात्रा। फिर उसके बाद 3 के गुणा में मात्रा 16 का 2 गुना, 16 की 3 गुनी, इस तरह गुणा के रूप में आएगी। तो ये बच्चों है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा नियम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कुछ लोग इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको दिया था बच्चों जर्मन साइंटिस्ट जे.बी. रिक्टर, जर्मनी के रसायनज्ञ थे जे.बी. रिक्टर। इस नियम के अनुसार 2 तत्व ए और बी जिस अनुपात में तीसरे तत्व सी के साथ संयोग करते हैं, उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में ए और बी परस्पर संयोग करते हैं। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है। देखिए H2O भी होता है, H2S भी होता है। अब S और O भी आपस में संयोग करके यौगिक बनाएंगे, यानी कि यौगिक बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या कहा था हमने, 2 तत्व ए और बी जिस अनुपात में तीसरे तत्व सी की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं, उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में ए और बी परस्पर संयोग करते हैं। देखिए H2O, H2S और तीसरा है SO2। H2O में H की कितनी मात्रा है? 2 ग्राम, O कितनी है? 16। इसमें H2S में H की कितनी मात्रा के साथ सल्फर क्रिया कर रहा है? 2 ग्राम के साथ सल्फर का परमाणु भार होता है 32। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रही है 16 ग्राम। इसी प्रकार 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ सल्फर संयोग कर रही है 32 ग्राम। ठीक है, तो इसमें ए ये है, बी ये है, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, या ये है, ए बी है। ठीक है, और ये एच है तीसरा तत्व सी। अब देखिए दोनों ही तत्व 2-2 ग्राम एच के साथ संयोग कर रहे हैं, तो एस और ओ भी परस्पर चाहे तो इसी अनुपात में या इसके गुणा के रूप में संयोग करेंगे। देखिए इनमें इन दोनों में से देखिए एस अनुपात ओ क्या रेशो है, एस का रो का अनुपात क्या है? देखिए इसमें एस है 32 ग्राम ये, और ओ कितना है? 16। 16 का भाग दे देते हैं तो यह आ जाएगा 2:1 का रेशो है। अब इधर देखते हैं ये नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की। तो इसमें भी देख लेते हैं एस अनुपात ओ। सल्फर कितना है? 32 ग्राम। ओ कितना है? 16 दूनी 32 ग्राम। फिर अब कितने से भाग देंगे? फिर 16 से ही भाग देंगे, तो 2:2। देखिए तीसरे तत्व H के 2 ग्राम के साथ सल्फर और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया किस अनुपात में कर रहे थे?
2:1 के रेशो में। तो S और O भी आपस में क्रिया करेंगे या तो 2:1 के रेशो में या उसके गुणा के रूप में। देखिए 2:1, 2:2, 2:3 इस तरह से भी हो सकती है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये गुणा के रूप में है। यहाँ पर देखिए S और O इस H की 2 ग्राम के साथ संयोग करने वाले 2 ग्राम है दोनों में। S और O का अनुपात था 2:1। ठीक है, 32:16 करके। तो SO2 में भी या तो 2:1 हो या इसके गुणा के रूप में हो। तो देखिए S और O का रेशो आया 2:2, यहाँ था 2:1, यहाँ हो गया 2:2 गुणा के रूप में। तो बच्चों ये नियम की पुष्टि करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या व्युत्क्रम अनुपात के नियम की। 5वां नियम है अंतिम नियम। 5वां नियम है बच्चों गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, इसे गे-लुसैक ने दिया था। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे गे-लुसैक का स्थिर आयतन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के आयतन और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों के आयतन स्थिर रहते हैं। यही गे-लुसैक का स्थिर आयतन का नियम है। एग्जाम्पल देखिए, H2 + Cl2 एरो 2HCl। एक आयतन, यहाँ पर शुरू में अणुओं की संख्या, इसी को आयतन मान लेते हैं अणुओं को। एक आयतन H2 का संयोग करता है, एक आयतन Cl2 का संयोग करता है और तब बनाते हैं 2 आयतन HCl के। एक आयतन H2, एक आयतन Cl2 परस्पर संयोग करके बनाते हैं 2 आयतन HCl। यही बच्चों गे-लुसैक का स्थिर आयतन का नियम है। तो बच्चों आज इतना ही। आशा करता हूँ कि ये सभी नियम, ये सभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें, यदि समझ नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।